हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरे वीडियो में अलग अलग तरह के, जैसे ईरान की तरह तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। तो कौन है ये अब्दुल्ला अखुंदजादा? इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इतिहास में कैसी होगी सरकार, अफ़गानिस्तान में नई सरकार। तालिबान के साथ पहली औपचारिक वार्ता की है भारत ने, तो कौन से भारतीय डिप्लोमेट हैं और तालिबान के लीडर, उनके बीच में बातचीत हुई है। ये कौन है डिप्लोमेट, इनके बारे में जानेंगे। और ये जो तालिबान लीडर है, इनका क्या इंडिया कनेक्शन, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इंडिया से मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई है इस व्यक्ति ने। इसके अलावा और टॉपिक है, जैसे वित्त वर्ष 2021-22 की जो पहली तिमाही थी, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदी के दौर में। अब भारत के किस पड़ोसी देश ने इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू कर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ोसी देश की, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और हाँ, लाइक बटन जरूर दबाना और प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन, ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे चुना है? इसका आंसर होगा अब्दुल्ला अखुंदजादा। ओके, कई न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस इसने न्यूज़ जारी की, और भी कई देश भर के, दुनिया भर के ढेर सारे न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में बताया। हिब्तुल्ला अखुंदजादा जो है वो तालिबान का चीफ है, तो उसी को अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च अधिकारी नॉमिनेट किया है। कंधार में ये सरकार गठन को लेकर बैठक चल रही है, जैसा बताया जा रहा है। और सरकार गठन को लेकर इसकी जो बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता खुद ये अखुंदजादा ही कर रहे हैं। मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि सुप्रीम लीडर का फैसला ही अफ़गानिस्तान में आखिरी फैसला होगा। और ये जो व्यवस्था है वो ईरान में है, ऐसी ही व्यवस्था। वहाँ पर आयतुल्ला खामनेई, ये ईरान का मैप है, ये इंडिया है, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है। ओके, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान और ये इंडिया, बीच में पाकिस्तान ही है। तो ईरान में जिस तरह की व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था अब अफ़गानिस्तान में पूरी व्यवस्था होने जा रही है। तो ईरान में क्या है, एक शूरा काउंसिल है, मतलब सर्वोच्च लीडर के नीचे, और वो शूरा काउंसिल, उसके नीचे संसद, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं। ओके, तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था अब अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलेगी और इसे चुना गया है। ओके, हालांकि सरकार को लेकर और डिटेल आना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सरकार के बारे में बता दूंगा। तालिबान के जो सूचना संस्कृति आयोग है, तालिबान ने अलग अलग आयोग गठित किया हुआ है, अपनी ही इकाई बनाए हुए। तो उसका एक सीनियर लीडर है मुफ्ती इनामुल्ला संगागनी। तो उसने कहा कि नई सरकार के विचार विमर्श लगभग अंतिम रूप दे दिया है और कैबिनेट के बारे में भी बातचीत हो गई है। तो नया जो सेटअप होगा उसमें 60 वर्षीय मुल्ला अखुंदजादा जो है, यही चीफ होने वाले हैं, सर्वोच्च अधिकारी होने वाले हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे। अगर बात करें तालिबान का जो पिछला शासन था 1996 से 2001 के बीच में, तो उस समय कैसी व्यवस्था थी? तो उस समय एक परिषद था और वहाँ निर्वाचित सरकार नहीं थी। उसका चीफ था मुल्ला उमर। ओके, 2001 में अमेरिकी की अगुवाई में जो गठबंधन सेना थी, उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बाहर हटाया। इसके बाद तमाम लीडर्स को निर्वासित होना पड़ा था, बाहर जाना पड़ा था। और ये मुल्ला उमर है, ये बाद में 2013 में ये बात सामने आई थी कि वो पाकिस्तान में हॉस्पिटल में इलाज कर रहे समय मर गया। तो अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और तालिबान का पूरा कब्जा है, तो फिर से ऐसी व्यवस्था। लेकिन तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि तमाम दुनिया भर के देशों से उसको मान्यता मिल जाए, उसकी सरकार को। ये भी बातचीत चल रही है अलग अलग तरीके से, जैसे इंडिया से भी बातचीत की है तालिबान ने। ओके, तो अब अखुंदजादा जो हैं उनके बारे में जान लें, वो क्या व्यक्ति है जिसकी तस्वीर देख रहे हैं आप। तो तालिबान के देखिए संस्थापक थे कई सारे, मुल्ला उमर, मुल्ला मसूर और हिब्तुल्ला अखुंदजादा। तो 3 लोग थे। तो इनमें से ये सब जो है वो नूरजई कबीले के ताल्लुक़ रखते हैं। पश्तून के एक शक्तिशाली जनजाति है, ट्राइबल है। और सबसे पहले मुल्ला उमर तालिबान का चीफ था। 2013 में, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान के हॉस्पिटल में इलाज करते समय उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मुल्ला मसूर तालिबान का चीफ बना था। ड्रोन हमले में अमेरिका ने करीब 6 साल पहले उसको भी मार दिया था। उसके बाद
फिर अखुंदजादा ये चीफ बना हुआ है। ओके, और वो मुल्ला उमर की तरह ही कभी सार्वजनिक स्थान पर आमतौर पर नहीं जाता है और उसकी तस्वीर ही सामने आती है और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है तालिबान में और अफ़गानिस्तान के कई सारे एरिया में। पॉपुलैरिटी ख़ासतौर पर उस वक्त बढ़ गई थी जब 2017 में उसके 23 वर्षीय बेटे के नेतृत्व में फ़िदाइन हमले हुए थे, सुसाइड बॉम्ब भी हुए थे। बेटे का नाम था अब्दुल रहमान। तो उसके सहयोगियों ने एक्सप्लोसिव से भरे वाहन को अफ़गान मिलिट्री बेस में टकरा दिया था। बाद में अब्दुल रहमान ने भी टेरर अटैक किया, वो भी मारा गया था। राइटर्स जो एजेंसी है दुनिया भर की बेहतरीन, तो उसकी एक न्यूज़ भी मैं देख रहा था। तो जब उसका बेटा मारा गया और बेटा ही फ़िदाइन हमला उसने किया, उसमें वो मारा गया, उसके बाद से अखुंदजादा उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये बीबीसी ने जारी किया था। अब देखिए सबसे टॉप पर है यही अब्दुल्ला अखुंदजादा। उसके बाद फिर उसका तालिबान में अलग अलग राजनीतिक उप प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं, कई सारे उप प्रमुख होते हैं अलग अलग तरह के। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये जो है वो मुल्ला उमर का बेटा जो संस्थापक था, सिराजुद्दीन हक्कानी, तो ये सब जो है उस सरकार में आ सकते हैं। ओके, तो ये पूरी स्थिति है। तो अफ़गानिस्तान का नाम भी बदल चुका है, तालिबान ने नया नाम रखा हुआ है अफ़गानिस्तान का, ये नाम आप देख रहे हैं। ओके, ऑफिशियल नाम क्या है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। ओके, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। इससे पहले अफ़गानिस्तान का जो ऑफिशियल नाम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान था, अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। हर देश का ऑफिशियल नाम थोड़ा बड़ा होता है, जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चाइना का क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पाकिस्तान का क्या है डिटेल? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान ने का भी नाम बदल दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, और सरकार बनाने की जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि 15 अगस्त से एक पखवाड़ा हो चुका है, एक पखवाड़े से ज़्यादा हो चुका है, 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान में अराजक स्थिति हो गई है और ख़ास तौर पर जो फूड का जो भंडार है वो सब खत्म होने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है कि अफ़गानिस्तान में इस महीने भंडार समाप्त हो जाएगा खाने पीने का, तो उसके बाद वहाँ भूख की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, भूख से लोग मर सकते हैं। तो ऐसे में और आर्थिक हालात भी अफ़गानिस्तान में बहुत ख़राब हो गए। बैंकों में पैसे निकालने की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। रुपया जो है वहाँ का अफ़गान रुपया जो है वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है डॉलर की तुलना में। तो ये सब पूरी स्थिति है। ओके, अगला टॉपिक लेते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत की पहली ऑफिशियल वार्ता जो हुई है अफ़गानिस्तान के लीडर शेर मोहम्मद स्टानिकजई से, तो उस वार्ता में किस भारतीय डिप्लोमेट ने बातचीत की? भारतीय डिप्लोमेट का नाम क्या है? ये हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सके और बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई सारे हमारे व्यूअर ने जो वीडियो देखते हैं उन सब ने हमें कुछ फ़ोटोग्राफ भेजे हैं ईमेल पे, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो केबीसी चल रहा है आजकल लगातार, हर दिन 2, 3, 4 सवाल जो हमने पढ़ा, मैं आपको बता चुका हूँ, या हमारे बुक में वो जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2, 3 या 4 इस तरह के करीब 15 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें अगर इतने क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इस पर बढ़ते हैं। तो इनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा दीपक मित्तल। ओके, दीपक मित्तल। कौन है वो दीपक मित्तल? भारतीय डिप्लोमेट है और कतर में भारत के राजदूत हैं। तो तालिबान से पहली ऑफिशियल बातचीत हुई है कतर की राजधानी दोहा में 31 अगस्त 2021 को, और इंडिया की ओर से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल उन्होंने बातचीत की है। ओके, कहाँ पर बातचीत हुई? तो कतर में जो भारतीय दूतावास है दोहा में, कतर की राजधानी, तो वहाँ पर हुई है इन दोनों के बीच में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान भी जारी किया और कहा है कि तालिबान ने ही वार्ता की पेशकश की थी, और तालिबान की ओर से इस संगठन के जो राजनीतिक ऑफिस है दोहा में तालिबान का, तो उसका प्रमुख है शेर मोहम्मद अब्बास
स्टानिकजई। ओके, तो वो वार्ता करने पहुंचे थे। इन दोनों के बीच में वार्ता हुई। क्या बातचीत हुई? बातचीत का फोकस मुख्य तौर पर अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत यात्रा करने दी जाए, ये भी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, MEA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। तो भारतीय राजदूत मित्तल ने, दीपक मित्तल ने यह कहा है कि आतंकवाद से जुड़ी जो भी बात है वो सब उनके तालिबान के सामने उठाया गया। और ये कहा गया तालिबान से कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये 3 सितंबर का न्यूज़ है। ओके, अपडेट भी लगातार इस पर आ रहे हैं। बातचीत हुई है 31 अगस्त को, 3 सितंबर को भी अपडेट आया है इस बारे में। विदेश मंत्रालय का कहना है कि तालिबान के जो प्रतिनिधि है उसने भरोसा दिलाया है भारतीय राजदूत को कि आतंकवाद को लेकर वो मतलब सकारात्मक रुख अपनाए रखेगा कि भारत में वहाँ से आतंकवाद को लेकर कोई एक्टिविटी ना हो। ओके, देखिए इससे पहले जो दोनों के बीच में, इंडिया और तालिबान के बीच में जो बातचीत थी, वो बैक चैनल बातचीत की अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो ही बातचीत मुख्य तौर पर बात थी कि जो टेरर को लेकर बातचीत हुई कि वो कोई भी इस तरह की हरकत तालिबान के यानी अफ़गानिस्तान से ना हो, तालिबान के सहयोग से। ठीक है, अब बात कर लें कि ये कौन हैं जिनका इंडिया से क्या नाता है। पूरा नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई। ओके, तालिबान के लीडर हैं और टॉप जो 7 लीडर हैं तालिबान के, उनमें से ये एक बंदा है। और आपको बता दूं कि 1979 से 1982 तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून, वहाँ पर आर्मी ऑफिसर के तौर पर इसने ट्रेनिंग ली थी। कब? 1979 से 1982 के बीच में। कई सारे फोटोग्राफ भी हैं, तो आप वो फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। ये सब उस समय के हैं जो, और लाल घेरे में जो आपको दिख रहा है वो फोटोग्राफ है स्टानिकजई का। तो ये सवाल उठता है कि इसने इंडिया में ट्रेनिंग क्यों ली? तो देखिए उस समय ना तो तालिबान संगठन था और ना ही तालिबान से ये बंदा जुड़ा हुआ था। ओके, वो जो अफ़गान नेशनल आर्मी था उसको ज्वाइन किया था और लेफ्टिनेंट के तौर पर ट्रेनिंग लेने आया था। इसकी ट्रेनिंग के बाद वहाँ जाकर अफ़गान नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त क्या हुआ था कि सोवियत संघ जो अब विखंडित होकर रूस बन गया है, तो उसके प्रभाव वाली कम्युनिस्ट सरकार थी और उसी समय कबीलाई विद्रोह हुआ। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको उखाड़ फेंकना चाहता था अमेरिका, और इसके लिए उस खुफिया एजेंसी CIA को फंडिंग, मतलब CIA ने फंडिंग शुरू की वहाँ के कबीलाओं को। और उस वक्त अफ़गान सरकार पर दबाव पड़ा तो सोवियत संघ की सेना समर्थन में खुलकर सामने आ गई थी अफ़गान सरकार के लिए, जो कम्युनिस्ट सरकार थी उस समय। ओके, तो सोवियत फौज जो है वो अफ़गान सरकार के लिए मदद के लिए आई और विद्रोहियों को मारना शुरू किया। तो उसी समय शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने अफ़गान नेशनल आर्मी को छोड़ दिया और कबीलाई विद्रोह गुट के साथ आ गए। ओके, स्टानिकजई। और इसके बाद इसने ये संगठन ज्वाइन किया, इस्लामिक मुजाहिद। बहुत कई तरह के संगठन थे इस्लामिक मुजाहिद के नाम पर, तो उसको इनने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अमेरिका खुलकर सामने आया, उसने स्टिंगर मिसाइलें दी विद्रोहियों को और उन मिसाइलों के सामने सोवियत सेना के जो हेलीकॉप्टर थे वो सब ढेर होने लगे। वहाँ पर जो जितने हेलीकॉप्टर थे, टैंक थे, ये सब ढेर होने लगे और अंततः 1989 में सोवियत संघ को अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा था। ये इस तरह से वापस, जैसे अमेरिका इस वक्त छोड़ के गया है अभी हाल ही में 30 अगस्त की आधी रात को, जिस तरह से अमेरिका छोड़ के भागा है, इसी तरह से सोवियत संघ को भी एक समय जो टूटकर अब रूस रह गया है, तो उसको भी भागना पड़ा था वहाँ से। ये उसके जाने की तस्वीर है। और इसी के बाद तालिबान का गठन हुआ और धीरे धीरे 1996 तक उसने अफ़गानिस्तान के 95% इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो इसी के बाद अफ़गानिस्तान की जो पूरी सत्ता रही 1996 से 2001 के बीच में,
तो उसी दौरान शेर मोहम्मद जो स्टानिक जई ये व्यक्ति ये वहाँ पर उप विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। ओके, बाद में स्वास्थ्य मंत्री बने और अलग अलग देश भी गया ये बंदा। 1996 में अमेरिका गए। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का जो प्रशासन था उसको ये मनाने के लिए कि तालिबान को स्वीकार कर लिया जाए। 2012 में कतर में तालिबान का जो राजनीतिक कार्यालय हुआ उसमें ये डिप्टी बन के वहाँ पहुँचा बंदा। उसके अलावा अलग अलग देशों से वार्ता की, चीन की यात्रा की वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे ये जो दोहा में राजनीतिक कार्यालय है तालिबान का, उसका ये राजनीतिक प्रमुख है, चीफ है। ओके, तो ये पूरा मामला है। मुझे लगता है पूरे मुद्दे को आप समझ चुके होंगे। और ये अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को लेकर, समझने को लेकर एग्जामिनेशन के लिए और आम समझ बनाने के लिए भी। क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अगस्त तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तमाम एग्जामिनेशन में आपको सपोर्ट करेगा और बुक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अमेजन पे बेस्ट सेलर है अभी भी। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? आंसर होगा 20.1%। ये है ग्रोथ रेट और ये कहा जा रहा है कि अभी तक इतना ग्रोथ रेट कभी नहीं देखने को मिला। पहली तिमाही का मतलब अप्रैल से जून 2021। ओके, फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से चलता है अगले साल मार्च तक। तो ये अप्रैल से जून 2021 तक का है। और लेकिन अगर पिछले वित्त वर्ष की बात करेंगे तो उस वक्त जीडीपी अपनी -24 पे गई थी। ओके, -24 पे गई थी और अभी हम लोग ऊपर 20.1% ग्रोथ रेट पर है। ग्रोथ की जो ये उछाल रही है, तेज़ी रही है, उसका जो वजह है वो बेस इफ़ेक्ट है। बेस इफ़ेक्ट का मतलब कि हम यहाँ से तुलना कर रहे हैं, यहाँ से तुलना नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का या कुछ उससे पहले के सालों का, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, अगला मैं आंकड़ा दिखाता हूँ। ये 2019 का है, अप्रैल से जून 2021 का जो आंकड़ा है उसमें में भारत की जीडीपी 35.85 लाख करोड़ रुपए थी। अप्रैल से जून में यानी पिछले साल 2020 में ये घटकर, चूँकि जीडीपी डाउन हुई तो 26.95 लाख करोड़ रुपए हुई। और अभी जब हम 20.1% के ग्रोथ रेट पर हैं अप्रैल से जून 2021 में, तो इस वक्त 32.38 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है। मतलब अभी भी हम ये जो जीडीपी थी 2019 की उसको टच नहीं कर पाए हैं इतना ग्रोथ के बावजूद। अच्छा, जीडीपी क्या होता है? मुझे लगता है आप लोग समझते होंगे। सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और जो सर्विसेज हैं उसकी कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, अगर घट रहा है तो आर्थिक तौर पर वो देश की स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, कैसे गणना होती है जीडीपी की? तो आप देख रहे हैं इस तरीके से गणना होती है जीडीपी का। ये कैलकुलेशन है। सी मतलब हो गया कंज्यूमर एक्सपेंसेस, आई मतलब हो गया इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, आप, हम, और इंडस्ट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा होता है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है। इन तीनों को जोड़ लिया जाता है। उसके बाद फिर एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसको घटा लिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो निकलता है वो जीडीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस पड़ोसी देश ने इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर दिया, लागू कर दिया? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित की है। ये आप देख रहे हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी। कई जगह आपको ये सुनने को मिला होगा फूड इमरजेंसी। नहीं, फूड इमरजेंसी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इकोनॉमिक इमरजेंसी। ओके, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने ये भी दिए। कुछ न्यूज़पेपर्स ने फूड इमरजेंसी भी कहा है, लेकिन अगर हम कहेंगे तो इकोनॉमिक इमरजेंसी कहेंगे। फूड से भी नाता है उसका, उसके बारे में बताते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो उन्होंने 1 सितंबर को
देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर दिया है। वजह यह है कि वहाँ के बैंकों के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो महत्वपूर्ण है वो है डॉलर। तो जब आपके पास, इसको समझने के लिए जानना होगा कि जब आपके पास खाना नहीं होगा तो आप दूसरे देश से मंगवाएंगे, तो वहाँ पेमेंट कैसे करना होगा? डॉलर में पेमेंट करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनली जो एक्सचेंज का या जो व्यापार की जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो श्रीलंका में डॉलर की कमी हो गई है, इसकी वजह से खाद्य संकट हो गया है, क्योंकि बाहर से वो मंगवा नहीं पा रहा है बहुत सारे ऐसे चीज़ें। तो वहाँ की सरकार ने सेना के पूर्व जनरल को आवश्यक सेवाओं के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त किया, और इस कमिश्नर के पास बहुत सारे अधिकार हैं कि वो जो स्टॉक कर रहे हैं खाद्य सामान को उस पर छापा डाले और उसको कंट्रोल करें। ओके, क्यों हुआ ये? विदेशी मुद्रा का भंडार क्यों गिर गया? जैसे भारत में बेहतरीन स्थिति है विदेशी मुद्रा भंडार के लेवल पे। देखिए हुआ क्या है कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जुलाई, पहले मैं बता दूं कि स्थिति क्या है। तो जुलाई के अंत तक ये विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। इससे पहले अगर नवंबर 2019 की बात करें तो उस समय था 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर। श्रीलंका को देख रहे हैं लगातार वो चीन के करीब जा रहा है। चीन पे एक तरह से डिपेंडेंट हो गया है श्रीलंका। और इधर क्या हुआ है कि श्रीलंकाई रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। उसकी जो मार्केट वैल्यू है यानी डॉलर की तुलना में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी इस स्थिति में 200 श्रीलंकन रुपीज़, वहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपी है, तो 200 श्रीलंकन रुपी में $1 मिल रहा है। और ये स्थिति ख़राब होती जा रही है। तो वजह क्या है? ट्रेड डेफिसिट, यानी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से जो डॉलर था वो सब चला जा रहा है लगातार। और आपको बता दूं कि अगले कुछ वक्त में श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कर्ज भी चुकाना है, क्योंकि पहले से कर्ज लिया हुआ है। और अगले 12 महीने में ये जो रकम आप देख रहे हैं 2.8 अमेरिकी डॉलर जो है, अरब अमेरिकी डॉलर, ये सब खत्म हो जाएगा चुकाने में। तो ऐसे में वहाँ की हालात ख़राब हो गए हैं, ऑल टाइम लो चल रहा है श्रीलंका का रुपये। तो इस वजह से भी खाने का संकट हो गया है, क्योंकि बाहर से वो मंगवा ही नहीं पा रहा है। अभी देखना होगा कौन सा देश उसको मदद करता है। इंडिया मदद करता है, चाइना मदद करता है, या कौन सा देश मदद करता है। और पहली बात कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो किससे मदद मांगते हैं और फिर मदद मिले। तो श्रीलंका की बात हो रही है। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपी। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। दोनों भाई हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, उद्घाटन किया? आंसर होगा त्रिपुरा। निर्मला सीतारमण वो गई थी त्रिपुरा, तो उन्होंने वहाँ पर त्रिपुरा के गोमती ज़िले में, वहाँ किला गांव है गोमती ज़िले में, तो वहीं पर ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी बेहतर स्थिति, उनको सैनिटेशन, इन सब के लिए जागरूक किया जाएगा। तो त्रिपुरा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? आंसर होगा पंजाब। ओके, ये योजना जो है वो जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपनी कौशल सुधारने के लिए दिया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्किल उनके पास आ जाए, फिर वो स्वरोजगार कर सकें। पंजाब की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ओके, उनको तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनको चार्ज दिया हुआ है पंजाब का भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पूर्व खिलाड़ी और कोच वासु परांजपे, उनका निधन हो गया 30 अगस्त 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? इसका आंसर होगा क्रिकेट। आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे सीनियर जो क्रिकेटर हैं उन सबको ट्रेनिंग दी हुई है। रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच रह चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
HSBC बैंक ने रजनीश कुमार को एशियाई इकाई का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो किस नेशनलाइज्ड बैंक के चेयरपर्सन रह चुके हैं वो? आंसर होगा SBI। ओके, देखिए उनको 30 अगस्त को अभी हाल ही में ये एशिया इकाई का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन 29 अगस्त 2021 को हो गया? आंसर होगा बांग्ला। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। अलग अलग न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया गया है। और मधुकरी, कोलेर कोछे और कई सारी रचनाएं उनकी उल्लेखनीय थी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा JB महापात्रा। ये न्यूज़ क्यों? पहले भी मैंने बताया हुआ है। वजह ये कि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, तो उसने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अब ये अस्थाई चेयरपर्सन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया 1 सितंबर 2021 को। तो किस संगठन से जुड़े रहे हैं वो? आंसर होगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ओके, 91 ईयर के थे गिलानी। पिछले साल संगठन को उन्होंने छोड़ दिया था, बीमारी की वजह बताई थी उन्होंने। और भारत विरोधी जो अलगाववादी संगठन है उसका एक समूह था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हालांकि बाद में विवाद भी हुआ, तो एक अलग हुर्रियत नाम से संगठन भी बनाया था इन्होंने। ओके, और आपको बता दूं कि ये 15 साल तक जम्मू कश्मीर में MLA भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं 1972, 1977 और 1987 में। हालांकि उसके बाद वो अलगाववाद से जुड़ गए और अलगाववादी पूरी विचारधारा इन्होंने रखी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम सरकार ने किस नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? आंसर होगा औरंग नेशनल पार्क। न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो इसमें से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया गया है। ये बोर्ड भी देख रहे हैं, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो अब नाम इसका चेंज हो गया है, औरंग नेशनल पार्क कहा जाएगा। असम की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों, ये था टोटल करंट अफेयर्स और पूरा का PDF भी जो भी मैंने बताया उन सब का PDF डिटेल में अवेलेबल हो गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF है, देख सकते हो आप। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर कर देना तमाम दोस्तों को।